अलाउंस कैश फॉर्म में होता है और जो परक्विजिट्स होते हैं वो इन काइंड होते हैं। अब परक्विजिट्स की 3 बेसिकली कैटेगरीज हैं। फर्स्ट कैटेगरी इज परक्विजिट्स विच आर फुली एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। सेकेंड इज परक्विजिट्स विच आर taxable for all employees, and third is perquisites which are taxable for specified employees. तो perquisites का अगर हमें थ्योरी का क्वेश्चन भी आता है तो आपने उसमें यही करना है कि 3 टाइप्स के perquisites होते हैं हमारे पास, 3 टाइप्स हैं। तो वन बाय वन यू कैन राइट इट कि perquisites which are exempted from tax, second will be perquisites which are taxable for all employees, and third is perquisites which are taxable for specified employees. फर्स्ट हम कर रहे हैं perquisites which are exempted from tax। तो ये वो perquisites हैं जिनके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। फर्स्ट है मेडिकल फैसिलिटीज़। अगर हॉस्पिटल जो है उसमें मेडिकल फैसिलिटीज़ एम्प्लॉई को दिलवा रहे हैं या उसकी फैमिली को दिलवा रहे हैं और ये जो हॉस्पिटल है इट इज़ मेंटेन्ड बाय द एम्प्लॉयर, ठीक है। हॉस्पिटल एम्प्लॉयर का है, वही मेंटेन करता है और ट्रीटमेंट हो रहा है एम्प्लॉई का या उसकी फैमिली का, पूरा एग्जम्प्टेड करना है। अगर कोई ऐसा हॉस्पिटल है जो एम्प्लॉयर नहीं मेंटेन कर रहा बट वो हॉस्पिटल सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, लोकल अथॉरिटी का या एनी हॉस्पिटल विच इज़ अप्रूव्ड बाय चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, ऐसे किसी भी हॉस्पिटल में अगर एम्प्लॉय का ट्रीटमेंट होता है दैट इज़ ऑल्सो फुली एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। फिर है अगर एम्प्लॉय मेडिकल, एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉय का मेडिकल इंश्योरेंस करवाता है। मेडिकल इंश्योरेंस क्या होता है कि इन केस अगर कल को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। तो एम्प्लॉयर करवा रहा है एम्प्लॉय का मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए मेडिकल इंश्योरेंस करवाता है। इसको मेडिकल इंश्योरेंस भी कह सकते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस भी कह सकते हैं। अंडर एनी स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट दिस इज ऑल्सो फुली एग्जम्प्टेड। फिर ये पॉइंट है कि अगर हमने ट्रीटमेंट किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से कराया या फिर अनअप्रूव्ड हॉस्पिटल से करवाया तो टैक्सेबल होगा। इट मीन्स गवर्नमेंट से करवा लो या फिर एम्प्लॉयर के हॉस्पिटल से करवा लो तो फुली एग्जम्प्टेड। अगर प्राइवेट से करवाओगे या अनअप्रूव्ड हॉस्पिटल से करवाओगे तो फुली टैक्सेबल। देन अगर ट्रीटमेंट जो है इंडिया के बाहर हुआ तो अब आपको इंडिया के बाहर जाना पड़ेगा, तो पेशेंट और उसके साथ एक अटेंडेंट, उसके सारे एक्सपेंसेस, स्टे के भी दोनों वहाँ रहेंगे, ठीक है, और ट्रीटमेंट होगा पेशेंट का। तो ये सारा खर्चा जो है एग्जम्प्टेड होता है अप टू फॉरेन एक्सचेंज अलॉटमेंट अलाउड बाय आरबीआई। तो हर साल जो है आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज अलाउ करता है कि इतनी अमाउंट तक एग्जम्प्टेड होगा, ये क्वेश्चन में गिवन होगा आपको, उतने तक हम एग्जम्प्ट कर देंगे, बाकी अमाउंट को टैक्सेबल कर देंगे। नेक्स्ट इज अब जब हमने इंडिया के बाहर कोई ट्रीटमेंट करवाया तो आने जाने का भी खर्चा होगा। तो इस केस में भी लिखा हुआ है कि एक्सपेंसेस जो है ट्रैवल के, पेशेंट के और उसके एक अटेंडेंट के, ये फुली एग्जम्प्टेड होंगे इन केस ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ द असेसी इज अप टू ₹2 लाख। तो जो आपका एम्प्लॉई है जिसका ट्रीटमेंट है या जिसके फैमिली मेम्बर का ट्रीटमेंट है उसकी आपने सैलरी चेक करनी है। ग्रॉस टोटल इनकम जो है 5 हेड्स की टोटल इनकम वो 2 लाख से ज़्यादा अगर नहीं है तो एग्जम्प्टेड, अगर ज़्यादा है तो टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये सारा है हमारा मेडिकल ट्रीटमेंट का पॉइंट। ये परक्विजिट है। परक्विजिट मतलब आपको एक बेनिफिट मिल रहा है, कैश नहीं मिल रहा, बेनिफिट मिल रहा है। अब इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है कि अगर फ्री रिफ्रेशमेंट दी है एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को, आपने ये चेक करना है ऑफिस आवर्स में दी होनी चाहिए और ऑफिस प्रेमिसेस में ही दी होनी चाहिए, कहीं बाहर जाके नहीं दी है, ऑफिस प्रेमिसेस में दी है और ऑफिस आवर्स के विद इन दी है। पूरा मील नहीं दिया एक्सेप्ट फ्री मील्स। अगर फ्री मील मिला है तो टैक्सेबल होगा। रिफ्रेशमेंट का मतलब होता है थोड़ा बहुत कुछ खिला दिया, ऑफिस आवर्स हैं तो उसमें आपने अगर कुछ खिला दिया फुली एग्जम्प्टेड। फिर इवन फ्री मील्स जो है वो भी देना एग्जम्प्टेड होगा अगर आपका जो है ऑफिस रिमोट एरियाज में है या फिर जहाँ पर आपका काम चल रहा है वो रिमोट एरिया है, तो वहाँ पर अगर आपने मील भी दिया, रिफ्रेशमेंट तो होगा ही होगा, पर अगर मील भी दिया वो भी फुली एग्जम्प्टेड हो जाएगा। इसके अलावा अगर फ्री रिक्रिएशन की फैसिलिटीज़ दे रहे हैं एम्प्लॉय को वो भी फुली एग्जम्प्टेड है, ठीक है, उनके लिए कोई एंटरटेनमेंट या रिक्रिएशन करवाए। देन मोबाइल और टेलीफोन्स गिवन टू द एम्प्लॉय फॉर बिजनेस वर्क। तो अब मोबाइल फ़ोन्स या टेलीफोन्स दे रखे हैं एम्प्लॉयज़ को बिजनेस के काम के लिए, वो भी आपने फुली एग्जम्प्टेड कर देना है। नेक्स्ट इज फ्री एजुकेशन बाय द एम्प्लॉयर फ्रॉम इट्स ओन रिसोर्सेज। अब देखो ये जो पॉइंट है इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एजुकेशन अलाउंस। वहाँ पर एजुकेशन अलाउंस मिलता था, पैसे मिलते थे, यहाँ पर हम कह रहे हैं एम्प्लॉयर ने फ्री एजुकेशन दी है अपने रिसोर्सेज से। तो अगर एम्प्लॉई के बच्चों को
एम्प्लॉयर अपने रिसोर्सेज का मतलब क्या हुआ, उसका अपना स्कूल चल रहा है या अपना कॉलेज चल रहा है, वहाँ पर एम्प्लॉय का बच्चा जो है वो पढ़ रहा है, तो दैट विल बी एग्जम्प्टेड अप टू ₹1000 पर मंथ पर चाइल्ड। हमने किया था एजुकेशन अलाउंस में, इट वाज ₹100 पर चाइल्ड पर मंथ। बट अगर एम्प्लॉयर का अपना स्कूल चल रहा है या फिर वो कहीं पर उसको जो है एम्प्लॉय के बच्चों को प्रोवाइड करवा रहा है एजुकेशन की सर्विसेज, नॉट अलाउंस, दैट विल बी एग्जम्प्टेड अप टू ₹1000 पर मंथ। उसके बाद है एम्प्लॉयर कई बार क्या है अपने एम्प्लॉयज़ को रिफ्रेशर कोर्सेज या ट्रेनिंग्स अटेंड करने के लिए भेजते हैं, तो इंडिया में भेजें या इंडिया से बाहर भेजें, फुली एग्जम्प्टेड, कोई टैक्स नहीं लगाना हमने उस पर, क्योंकि वो क्या है अपनी जॉब से रिलेटेड बाहर गया है। उसके बाद है रेंट फ्री हाउस। रेंट फ्री हाउस जो है वो अदरवाइज टैक्सेबल अलाउंस होता है, बट अगर जजेस ऑफ पार्लियामेंट, जजेस ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, यूनियन मिनिस्टर्स हैं, ऑपोजिशन के लीडर्स हैं, यूपीएससी के मेंबर्स हैं, अगर इन सबको जो है रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जा रहा है तो क्वेश्चन में जैसे आप देखोगे फुली एग्जम्प्टेड। देन गुड्स सोल्ड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉई। अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को गुड्स बेची हैं कंसेशनल रेट्स के ऊपर, मतलब बाहर से अगर एम्प्लॉई गुड्स खरीदता थोड़ी सी महंगी होती पर उसको कंसेशनल थोड़ी कम रेट पर दे दी, तो गुड्स हैं, गुड्स का मतलब जो चीज़ें रोज़ यूज़ होती हैं, तो वो छोटी अमाउंट होगी, कोई एसेट नहीं होगा, सो इट इज़ फुली एग्जम्प्टेड। देन जो फ्री राशन मिलता है टू द मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, फुली एग्जम्प्टेड, तो राशन के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाते। अगर कोई परक्विजिट्स, कोई और बेनिफिट्स दिए हैं टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जिनकी पोस्टिंग इंडिया से बाहर है, हु हैव बीन पोस्टेड अब्रॉड, तो वो परक्विजिट्स भी फुली एग्जम्प्टेड। इसी तरह से कन्वेंस फैसिलिटी, वैसे हमने पढ़ा था कन्वेंस फैसिलिटी टैक्सेबल होती है अगर प्राइवेट पर्पजेज के लिए है, बट जजेस एंड ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट इनके लिए टैक्सेबल नहीं है। देन इज फ्री कन्वेंस टू द एम्प्लॉइज ओनली फॉर द पर्पज ऑफ गोइंग एंड कमिंग टू द प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो अगर आपने गाड़ी दे रखी है एम्प्लॉय को कि वो जाएगा और आएगा ऑफिस, तो दैट विल बी फुली एग्जम्प्टेड। बट ये हमने किया था अगर कन्वेंस अलाउंस मिलता है तो वो जितना आपने जो है पर्सनल पर्पज के लिए यूज़ किया होगा उतना एग्जम्प्ट नहीं होता। देन इज अगर कोई अमाउंट एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है टू द पेंशन स्कीम ऑफ द एम्प्लॉय या एन्यूटी ऑफ द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय की पेंशन स्कीम में हर मंथ पैसे डलते हैं, उसमें एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है, वो फुली एग्जम्प्टेड होगा एम्प्लॉय के लिए। इसी तरह से अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है, ग्रुप में सबकी इंश्योरेंस करा रहा है, तो एम्प्लॉय उसके ऊपर टैक्स नहीं देगा। देन कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स अगर दिए हैं, ऑफिस यूज़ के लिए दिए हैं, फुली एग्जम्प्टेड होंगे ये भी। ये है ट्रांसफ़र ऑफ मूवेबल एसेट। ट्रांसफ़र का मतलब होता है सेल। तो अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कोई मूवेबल एसेट दिया है जैसे कंप्यूटर, कार, इलेक्ट्रॉनिक्स, विदाउट कंसिडरेशन, इट मीन्स उनसे कोई प्राइस चार्ज नहीं किया, बट इसके लिए कंडीशन क्या है कि वो 10 साल पहले एम्प्लॉयर यूज़ कर चुका है, मतलब पुरानी चीज़ है, तो एम्प्लॉय को बेच दी का मतलब ट्रांसफ़र कर दी, उसको ओनरशिप दे दी। तो मूवेबल गुड्स के केस में अगर एम्प्लॉय को कोई भी चीज़ 10 साल पुरानी मिल रही है, 10 साल से ज़्यादा यूज़ की हुई, फुली एग्जम्प्टेड। उसके बाद अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉयज़ का एक्सीडेंट इंश्योरेंस करवाया है तो एम्प्लॉय उसके ऊपर टैक्स नहीं देगा। कोई शेयर्स हैं, डिवेंचर्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर थोड़े से कम रेट पर एम्प्लॉयज़ दे रहा है अंडर स्टॉक ऑप्शन स्कीम। स्टॉक ऑप्शन स्कीम क्या होता है, अपने एम्प्लॉयज़ को ही, जो कोई नया स्टॉक आ रहा है पहले आप अपने एम्प्लॉयज़ को दे देते हो, तो अगर स्टॉक ऑप्शन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट से आपके एम्प्लॉयज़ को स्टॉक्स, डिवेंचर्स मिल रहे हैं, फुली एग्जम्प्टेड। इसी तरह से अगर कोई अमाउंट रिसीव हो रही है फ्रॉम अग्निवीर कॉर्पस फंड। अब ये अग्निवीर क्या है, रिसेंटली आर्म्ड फोर्सेस में ये नया जो है एक सिस्टम चलाया है कि 19 ईयर्स के बच्चे को अपॉइंट कर लेते हैं एज अ जवान इन दी आर्मी, और वो ट्रेनिंग लेता है, फिर 5 to 6 ईयर्स वो काम करता है वहाँ पर, उसके बाद उसको फ्री कर दिया जाता है, मतलब 5-6 साल वो वहाँ काम करेगा और उसके अकाउंट में पैसे डालते जाते हैं। तो उसको जब भी वो 5-6 साल के बाद सर्विस से आएगा, रिटायरमेंट तक वेट नहीं करते, तो ये यंग पर्सनस के लिए है कि एटलीस्ट दे विल हैव अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड दे विल वर्क फॉर द कंट्री। तो उसके बाद क्या है, वो नॉर्मल अगर अपनी लाइफ जो है एज अ नॉर्मल पर्सन वो जी सकते हैं कि अपना कहीं पे बिजनेस करना है, जॉब्स करनी है, वो करते हैं, बट दे गेट द बेनिफिट कि उनका 25-30 लाख इकट्ठा हो जाता है 5-6 साल में। तो जो अमाउंट अग्निवीर स्कीम के अंडर आर्म्ड फोर्सेस के जवान्स को मिलती है वो क्या है सारी, वो भी पूरी एग्जम्प्टेड होगी, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। तो ये हमने करे हैं फर्स्ट कैटेगरी ऑफ द परक्विजिट्स इन ब्रीफ के जो एग्जम्प्टेड होंगे फ्रॉम द टैक्स। इनमें से मेजॉरिटी जो है फुली एग्जम्प्टेड होते हैं और कईयों पे कुछ पोर्शन पे टैक्स लगता है, जैसे ये आरबीआई तक एग्जम्प्टेड है या ये जैसे फुली टैक्सेबल है, अदरवाइज मेजॉरिटी इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। तो ये हो गया फर्स्ट कैटेगरी ऑफ परक्विजिट्स विच आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स।
अब नेक्स्ट कैटेगरी है ये परक्विजिट्स विच आर टैक्सेबल ओनली फॉर द स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज। अब ये वो परक्विजिट्स हैं जो कि सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के लिए टैक्सेबल होंगे। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज होते कौन है, तो आपने क्वेश्चन में 3 कंडीशंस चेक करनी है। फर्स्ट, या वो बंदा कंपनी का डायरेक्टर हो, अगर डायरेक्टर है तो उस केस में क्या है और कुछ नहीं चेक करना, मतलब वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है। उसके बाद या वो 20% शेयर होल्डर हो कंपनी में, जो बंदे के पास 20% शेयर्स हैं वो कंपनी का स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है। थर्ड है कि उसकी 1 साल में सैलरी 50,000 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो मेजॉरिटी ऑफ द एम्प्लॉयज़ इस कैटेगरी में फॉल कर जाते हैं, ठीक है। तो जिसकी सैलरी साल की 50,000 से ज़्यादा है उसके लिए ये परक्विजिट टैक्सेबल होगा। जिसकी सैलरी 50,000 से कम है उसके लिए ये परक्विजिट टैक्सेबल नहीं होगा। तो अगर आपको पूछता है कि स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन सा है, तो इन तीनों में से जो भी कोई भी एक पूरा कर लेता है उसको बोलते हैं हम स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हैं। अब ये परक्विजिट सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के लिए टैक्सेबल हैं। फर्स्ट इज परक्विजिट ऑफ कार, ये हमने सेपरेटली देख लिया है कि कार का परक्विजिट कैसे टैक्स लगता है, तो वो वहां पर डिटेल में हमने कर लिया। सेकंड इज फ्री एजुकेशन, इसके बारे में भी अभी हमने पढ़ा कि अगर एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर रहा है टू द फैमिली मेंबर्स ऑफ एम्प्लॉई, एजुकेशन किसको मिल रहा है, एम्प्लॉई के फैमिली मेंबर्स को, देन अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ दैट एजुकेशन इज टैक्सेबल। अब रीजनेबल कैसे है, 1000 पर मंथ पर चाइल्ड जो है वो एग्जम्प्टेड, बाकी का टैक्सेबल हो जाएगा। तो इस केस में भी आपने चेक करना है कि जिस पर्सन को आप 1000 का एग्जम्पशन दे रहे हो वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होना चाहिए। नेक्स्ट इज अगर गैस, लाइट, वाटर कनेक्शन इज इन द एम्प्लॉयर्स नेम, एम्प्लॉयर के नाम पर आपको गैस का कनेक्शन, लाइट मिला हुआ है, वाटर कनेक्शन मिला हुआ है और बिल भी आपका एम्प्लॉयर पे कर रहा है, तो इस केस में आपका टैक्सेबल परक्विजिट क्या होगा, जितना एम्प्लॉय को बेनिफिट हुआ माइनस, अगर एम्प्लॉय ने कोई पैसे दिए हैं इन बिल्स के वो माइनस कर देंगे। बिल एम्प्लॉयर के नाम पे आ रहा है और बेनिफिट उसका एम्प्लॉय ले रहा है, तो जितना बेनिफिट लिया माइनस अगर उसने कोई कॉस्ट पे करी है। फॉर एग्जांपल जैसे हर मंथ गैस सिलेंडर आता है, एम्प्लॉयर का नाम चल रहा है उसके ऊपर, बट एम्प्लॉय के घर में रहा है, ठीक है। अब उतनी जो गैस सिलेंडर की पूरी कॉस्ट है वो दे रहा है, इट मीन्स ये माइनस होकर 0 बन जाएगा। जितना बेनिफिट हुआ माइनस जितनी कॉस्ट है वो सारी की सारी खुद ही बेयर कर रहा है, फिर कोई टैक्सेबल परक्विजिट नहीं होगा। तो हम देखेंगे उसको बेनिफिट कितना आया और उसने कॉस्ट कितना बेयर करा। नेक्स्ट आता है फ्री सर्विसेज, जैसे कि गार्डनर की सर्विस, स्वीपर की सर्विस, वॉचमैन की सर्विस, तो ये इनको बोलते हैं सर्वेंट्स हैं। ये गार्डनर को भी सर्वेंट की कैटेगरी में लेते हैं, स्वीपर को भी और वॉचमैन को भी। अब इसमें है अगर ये सारे सर्वेंट्स एम्प्लॉई ने रखे हैं और सैलरी एम्प्लॉयर पे कर रहा है, ये पॉइंट फर्स्ट पॉइंट है, रखे एम्प्लॉई ने हैं मतलब एम्प्लॉई के घर पे काम कर रहे हैं, बट उन सब की सैलरी जो है वो एम्प्लॉयर पे कर रहा है, इट मीन्स उनकी ऑब्लिगेशन और दे एम्प्लॉयर रहा है, तो मतलब फुली टैक्सेबल, फुल सैलरी ऑफ द सर्वेंट टैक्सेबल हो जाएगी फॉर ऑल द एम्प्लॉयज। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सारे एम्प्लॉयज के लिए अगर आपकी कोई ऑब्लिगेशन एम्प्लॉयर ने फुलफिल करी है, इट इज टैक्सेबल फॉर ऑल द एम्प्लॉयज अंडर सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 क्लॉज 4। उसके बाद एम्प्लॉयर प्रोवाइड द सर्विसेज ऑफ स्वीपर। अब यहाँ हमने कहा था एम्प्लॉय ने स्वीपर रखा और एम्प्लॉयर पे कर रहा है, यहाँ पे हम कह रहे हैं एम्प्लॉयर ने आपको स्वीपर भेज दिया कि आप इससे काम करवा लो। सो एम्प्लॉयर प्रोवाइड्स सर्विसेज ऑफ स्वीपर एंड वॉचमैन, तो इसमें क्या होगा, जितनी सैलरी एम्प्लॉयर दे रहा है सर्वेंट्स की माइनस अगर आपने उसको सैलरी दी है जितनी वो माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो बेनिफिट मुझे निकालना है कि एम्प्लॉय को फायदा कितना हुआ, पूरी सैलरी टैक्सेबल रहेगी, अगर आपने कुछ दे दिया है उसमें से वो माइनस कर देंगे। थर्ड है अगर गार्डनर प्रोवाइड होता है आपको, तो जहाँ पर रेंट फ्री हाउस है और साथ में गार्डनर दिया एंड हाउस इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, तो गार्डनर की सैलरी को हम क्या करते हैं, इट इज एडेड इन द फेयर रेंटल वैल्यू, सो इट इज नॉट टैक्सेबल सेपरेटली। तो फेयर रेंटल वैल्यू जो गिवन होती थी हमें क्वेश्चन में, उसका हम कुछ नहीं करते थे, तो हम कह रहे हैं कि जो आपकी गार्डनर की सैलरी होती है वो फेयर रेंटल वैल्यू के बीच में होती है। तो जब आपने क्वेश्चन में चेक करा आरएफए मिल रहा है, हाउस ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर है, तो गार्डनर को सेपरेटली कुछ नहीं करना। सेकंड इज अगर हाउस एम्प्लॉई का है या फिर एम्प्लॉयर ने हायर किया हुआ है, ये आपने क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हाउस एम्प्लॉयर का नहीं है उसने भी रेंट पे लिया हुआ है तो गार्डनर की पूरी सैलरी टैक्सेबल होगी,
इट मीन्स फिर फेयर रेंटल वैल्यू नहीं है, फिर एक्चुअल रेंटल वैल्यू है, उसमें गार्डनर की सैलरी नहीं होती, तो गार्डनर की सैलरी को आप सेपरेटली टैक्सेबल करोगे। देन कम्स इफ एम्प्लॉयर गिव्स एनी अदर सर्वेंट, आपको इनके अलावा कोई और सर्वेंट भी दिया, ऑफ कोर्स उसकी भी सैलरी सारी की सारी टैक्सेबल होगी अगर आपको फ्री में सर्वेंट मिला हुआ है। अब नीचे नोट में लिखा हुआ है सर्वेंट सैलरी फॉर द फुल मंथ विल बी टैक्सेबल, चाहे सर्वेंट ने पार्ट ऑफ द मंथ के लिए काम किया। आप कहो कि सर्वेंट मेरे पास 20 दिन आया, 25 दिन आया, डेज नहीं काउंट करने, सर्वेंट की पूरी सैलरी, चाहे उसने आपके पास 5 डेज 6 डेज भी काम किया है, तो हमने फ्रैक्शंस को कंसिडर ही नहीं करना, पूरे मंथ की सैलरी देंगे। Then fifth point is any other bill on employer's name for personal expenses of the employee and paid by the employer will be fully taxable। बहुत क्लियर सा पॉइंट है ये, तो कोई भी ऐसा बिल आया वो एम्प्लॉयर के नाम पे है बट फायदा उसको एम्प्लॉई या उसकी फैमिली को हो रहा है, तो ये जो है वो फुल्ली टैक्सेबल माना जाएगा। ये हैं हमारे यहाँ परक्विजिट्स जो कि टैक्सेबल हैं फॉर ऑल द एम्प्लॉइज, इसमें कोई स्पेसिफाइड कुछ नहीं देखना आपने, ये सभी के लिए टैक्सेबल होंगे। अब इसमें सबसे पहला है आरएफए। फर्स्ट पॉइंट इज आरएफए। आरएफए की हमने सेपरेटली सारी डिटेल देख ली है, तो उसको यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, आप यहाँ नोट डाउन कर सकते हो। आरएफए एक ऐसा परक्विजिट है जो सारे एम्प्लॉयज के लिए टैक्सेबल होता है एक्सेप्ट फॉर दी जो हमने किया कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, यूनियन मिनिस्ट्री के मेंबर्स, यूपीएससी के मेंबर्स एंड जजेस ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उनको छोड़कर बाकी सब के लिए आरएफए टैक्सेबल होता है। सेकंड इसमें आता है ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉय मेट बाय द एम्प्लॉयर। कोई ऑब्लिगेशन मतलब ड्यूटी एम्प्लॉय की बनती है बट वो मेट कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर। ऐसा कुछ भी आपको क्वेश्चन में दिखे जहां पर आपको देख के लग रहा है कि यहाँ तो बिल एम्प्लॉय को पे करना चाहिए था, पर क्वेश्चन कहता है कि वो बिल एम्प्लॉयर ने पे करना है। सो एनी ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉय मेट बाय द एम्प्लॉयर इट विल बी टैक्सेबल फॉर ऑल द एम्प्लॉयज। जैसे कि गैस और इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, एम्प्लॉय के नाम पे आ रहा है बट उसको पे कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर। बच्चों की एडुकेशन है, किसके बच्चे हैं, एम्प्लॉय के, बट उनकी फीस कौन पे कर रहा है, एम्प्लॉयर। इनकम टैक्स अपनी इनकम के ऊपर टैक्स देना एम्प्लॉय की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रोफेशनल टैक्स पे करना एम्प्लॉय की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट अगर क्वेश्चन कहता है कि एम्प्लॉयर दे रहा है तो आपने फुली टैक्सेबल कर देना है। इसी तरह से सैलरी ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट्स, घर के काम के लिए आपने सर्वेंट्स रखे हुए हैं, ठीक है, सर्वेंट्स रखे हैं एम्प्लॉय ने एम्प्लॉय करा, उनको एम्प्लॉयड करा हुआ है और उनकी सैलरी कौन दे रहा है, एम्प्लॉयर। तो इस केस में ये सबके लिए सेम है, टैक्सेबल परक्विजिट्स जितनी अमाउंट एम्प्लॉयर पे कर रहा है। क्वेश्चन में लिखा होगा कितनी सैलरी थी इन लोगों की या कितना इलेक्ट्रिसिटी का बिल था, वो सारे के सारे क्या हैं, टैक्सेबल करेंगे फुली। उसके बाद है फ्रिंज बेनिफिट्स गिवन बाय एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉई। ये भी पॉइंट्स क्या है, बाकी सारे पॉइंट्स का क्रक्स निकाला हुआ है कि बाकी हमने इधर उधर करे हैं पॉइंट्स। फ्रिंज बेनिफिट का मतलब होता है सैलरी के अलावा और क्या दिया जा रहा है आपको, जैसे कि मेडिकल बिल्स, ये हमने डिस्कस कर लिया है। प्राइवेट हॉस्पिटल में या अगर आप नोटिफाइड हॉस्पिटल्स में, अननोटिफाइड हॉस्पिटल्स में अगर आप ट्रीटमेंट करा रहे हो और उसका बिल एम्प्लॉयर पे कर रहा है, फुल्ली टैक्सेबल। इंटरेस्ट फ्री लोन्स आपको मिल रहे हैं। इंटरेस्ट फ्री मतलब इंटरेस्ट लगा ही नहीं रहा आपके ऊपर, तो जितना इंटरेस्ट बनता है वो आपके लिए टैक्सेबल परक्विजिट है। उसके बाद एनी अदर बिल जो एम्प्लॉय के नाम पे आ रहा है, ये हमने ऊपर पढ़ लिया, बट वो पे कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर। यूज ऑफ मूवेबल एसेट्स, अभी हमने ऊपर पढ़ा अगर कंप्यूटर्स वगैरह दे रहे हैं, लैपटॉप्स वगैरह दे रहे हैं, वो सब एग्जम्प्टेड होते हैं, बट एक्सेप्ट, यहाँ पे पॉइंट है एक्सेप्ट कंप्यूटर्स, मतलब मूवेबल एसेट इसके अलावा जो हमने ऊपर पढ़े कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, उनको छोड़कर अगर कुछ और दिया तो उस केस में क्या करेंगे हम, एक्चुअल बेनिफिट डिराइव्ड बाय द एम्प्लॉय, जितने का वो एक्चुअली चीज़ थी, ठीक है, वो सारी टैक्सेबल बन जाएगी। देन इज ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट्स टू द एम्प्लॉयज एक्सेप्ट दोज जो हमने ऊपर पढ़े। अगर वो 10 साल से ज़्यादा के लिए यूज़ करने के बाद भी दिए हैं तो हम कहेंगे टैक्सेबल है। सिर्फ कुछ चीज़ें हमने ऊपर पढ़ी थी, कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, ठीक है, जो मूवेबल हैं, उसके अलावा अगर कोई और चीज़ ट्रांसफ़र करता है चाहे वो 10 साल का यूज़ ही क्यों ना किया हो, तो इट विल बी टैक्सेबल। तो यहाँ पर आपने यही रूल लगाना है, जितना बेनिफिट हुआ एम्प्लॉय को माइनस अगर एम्प्लॉय ने कुछ पे करना पड़ गया उसको वो माइनस कर देते हैं। नेक्स्ट कम्स लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर इंश्योरेंस हुई है लाइफ ऑफ द एम्प्लॉय और एनी ऑफ हिज फैमिली मेंबर तो उसका प्रीमियम उसी को देना चाहिए, बट अगर एम्प्लॉयर पे करेगा हम कहेंगे फुली टैक्सेबल। दिस इज अगेन एन ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉय मेट बाय द एम्प्लॉयर। अगर एक्सीडेंट इंश्योरेंस है वो एम्प्लॉयर ने करवाया है तो नॉट टैक्सेबल है, बट अगर एम्प्लॉय अपनी मर्जी से कराता है और उसका बिल एम्प्लॉयर भर रहा है देन इट विल बी टैक्सेबल।
देन इज फुली टैक्सेबल। ये पढ़ लो आप, ये यूलिप है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है, अगर वो एम्प्लॉयर पे करता है तो ये फुली टैक्सेबल होता है। ठीक है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, ये भी इंश्योरेंस है कि आपने इंश्योरेंस कराई हुई है अपनी, ये एम्प्लॉयर नहीं करवा के देता, खुद ही करवाता है एम्प्लॉय, बट अगर उसका प्रीमियम एम्प्लॉयर पे कर रहा है तो फुली टैक्सेबल। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट फ्री लोन। इंटरेस्ट फ्री लोन का मतलब है कि आपको लोन मिला बट उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं चार्ज हो रहा, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। जनरली फ्री में कोई नहीं देता, बट क्या होता है कि थोड़े से कम रेट पर आपको दे देते हैं कि बाहर से अगर आपको 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है बैंक्स वगैरह से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो आपका जो एम्प्लॉयर है वो कहता है कि मैं आपको कुछ कंसेशन दे दूंगा इसमें। सो व्हेन अ लोन इज गिवन एट कंसेशनल और टोटली इंटरेस्ट फ्री रेट्स, इसको हम परक्विजिट मानते हैं। तो अगर आपने परक्विजिट की वैल्यू निकालनी है तो क्वेश्चन में आपको एसबीआई का 1/4/2024 कर लो, यहाँ पे 1/4/2024 को बताया होगा कि एसबीआई का रेट क्या चल रहा था। फॉर एग्जांपल एसबीआई का रेट चल रहा था 10.24, तो ये क्वेश्चन में आपको बताया होगा कितना एसबीआई का रेट चल रहा है, और फिर आपको क्वेश्चन में दिया होगा आपके एम्प्लॉयर ने कितना रेट चार्ज करा आपसे, 10.24 ऐसे अगर उसमें से अगर एम्प्लॉयर ने आपसे 5% चार्ज किया, 10% या 6% चार्ज किया, वो हम 6% यहाँ पे माइनस कर देते हैं। तो जितना आपको मतलब बाहर से मिलना था पर आपको वो सस्ता मिल गया, तो जितना आपको बेनिफिट हुआ दैट विल बी कॉल्ड द वैल्यू ऑफ द परक्विजिट। अब देखो इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसी से रिलेटेड। अगर आपकी लोन ऑफ अमाउंट 20,000 से भी कम है, देखो इट मीन्स आपके पास इतने पैसे ही नहीं है, तब आपने ये रूल्स नहीं लगाने, हम इसको मानेंगे इट्स अ फुली एग्जम्प्टेड परक्विजिट। तो जनरली लोग लोन लेते हैं लाखों का, पर अगर आपकी अमाउंट ऑफ लोन इतनी कम है जो 20,000 से भी कम है, तो वहाँ पर आपने फुली एग्जम्प्टेड करना है, चाहे आपको एसबीआई का रेट गिवन ही क्यों ना हो। फिर है अगर आपने लोन लिया किसी का इलाज करवाने के लिए फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ नोटिफाइड डिजीजेज, ये सारी नोटिफाइड डिजीजेज बताई हैं यहाँ पे, कैंसर, मेडिकल डिसऑर्डर्स और भी हैं, ये मेजर वंस हैं जो क्वेश्चन में दिखती हैं, किडनी फेलियर, हीमोफीलिया, ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, उनके इलाज के लिए आपने लोन लिया तब भी ये फुली एग्जम्प्टेड होगा। बट इफ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ एनी अमाउंट इज रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, पर आपको इंश्योरेंस कंपनी से पैसे आ गए, फिर आपने यही वाला फॉर्मूला जो हमने ऊपर किया, एसबीआई का रेट माइनस आपके एम्प्लॉयर ने आपसे कितने का रेट लिया है, तो हम ये कैलकुलेट करेंगे, जितनी अमाउंट हमें इंश्योरेंस कंपनी से मिली है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों के डिफरेंस को। जैसे हम कहें ये 10% है, ये 6%, तो 4% हो गया, तो क्वेश्चन में गिवन होगा इंश्योरेंस वालों ने आपको दिए 1,00,000 रुपया, तो 1,00,000 का 4% निकाल के हम वो शो कर देंगे। देन इज इंटरेस्ट, जैसे हम कैलकुलेट करेंगे वो मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग बैलेंस पर कैलकुलेट होगा ऑन द मंथली बैलेंस। ये क्या होता है, हर मंथ का आपका बैलेंस चेक किया जाता है कितना लोन रहता है आपका, जैसे आपने इंस्टॉलमेंट दी तो वो बैलेंस कम होता रहता है, वो कह रहे हैं हम पूरे मंथ में मैक्सिमम बैलेंस, जिस दिन आपका ड्यू बैलेंस मैक्सिमम था उस दिन हम इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे। ठीक है, अगर आपने 14,00,000 रुपए देना है बैंक का, तो आपने इंस्टॉलमेंट दी, वो मान लो 13,00,000 होगी, तो वो 13,00,000 पे नहीं चार्ज करेंगे इंटरेस्ट, 14,00,000 पे चार्ज होगा, क्योंकि मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग बैलेंस, ये बैंक का रूल ही है, वैसे भी नॉर्मली भी वो लोन्स के ऊपर ऐसे ही चार्ज करते हैं। माइनस अगर कोई इंटरेस्ट उसने पे किया है, कहीं और भी उसको देना पड़ा तो वो माइनस करा जाएगा, बट जनरली यही होता है कि इंटरेस्ट हम मैक्सिमम बैलेंस पे निकाल लेते हैं। तो ये हो गया हमारा थर्ड कैटेगरी ऑफ परक्विजिट्स, जो कि सारे एम्प्लॉयज़ के लिए टैक्सेबल होंगे। तो इसमें हमने सारा डिटेल में देख लिया कि तीनों टाइप्स के परक्विजिट्स जो हैं वो किस तरह से डील होते हैं, कुछ फुली एग्जम्प्टेड होंगे, कुछ सभी के लिए टैक्सेबल होंगे, और कुछ जो है वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए होंगे। तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय वाला भी अगर हम ध्यान से देखें, 50,000 रुपये की सैलरी हर क्वेश्चन में होगी, इससे कम किसी की सैलरी नहीं होगी। तो आप ये दिमाग में रख सकते हो कि ये सारे परक्विजिट टैक्सेबल हैं एक्सेप्ट दोज विच वर एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। Mr. Rahman is a professor in the college at Bombay. Population above 40 lakh. ये हम यूज़ करेंगे रेंट फ्री अकोमोडेशन के लिए। His salary particulars are given below. ठीक है, सैलरी के बारे में गिवन है, उसके एनुअल इंक्रीमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, वार्डन अलाउंस मिलता है उसको, डीए मिलता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में रेंट फ्री अकोमोडेशन की बात की हुई है, उसके बाद लिखा हुआ है कि ही स्पेंट 40,000 फॉर हिज सन्स ऑपरेशन। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में आरपीएफ में कितना कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, फिर उसको हमने लोन दिया हुआ है फ्रॉम अ बैंक, और कॉलेज उसको कंसेशनल रेट चार्ज करता है, उसके बाद पॉलिसी की अमाउंट है। तो ये सारे पॉइंट्स अब वन बाय वन देखते हैं।
अब लिख लो पहले ऊपर कैलकुलेशन ऑफ सैलरी इनकम। सबसे पहले है बेसिक पे इन अप्रैल 2024। सैलरी ड्यू होती है लास्ट डे ऑफ द मंथ, मतलब अप्रैल की सैलरी अप्रैल में, मई की मई में। 1 जून से नेक्स्ट लाइन में वो कहता है एनुअल इंक्रीमेंट लग जाता है, तो सैलरी बढ़ जाती होगी। तो अब मुझे यहाँ पर बेसिक सैलरी भी उसकी निकालनी पड़ेगी, 2 पार्ट्स में आएगी। पहले तो मेरा अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल 2024 से शुरू हुआ, ठीक है, पर एनुअल इंक्रीमेंट 1 जून को लग गया, तो मतलब अप्रैल से मई ये अलग सैलरी चलेगी। ये पुरानी सैलरी थी 37400, अप्रैल एंड मई 2 मंथ्स बनते हैं, तो ये अलग निकाल लेंगे। उसके बाद इंक्रीमेंट लग गया 1 जून को, तो 1 जून वाली सैलरी 30 जून को मिल जाएगी, और ये चलेगा 31 मार्च तक। 4,58,800, तो ये हो गई मेरी बेसिक सैलरी। इसमें सैलरी भी निकालनी पड़ी हमें। चलो नेक्स्ट पॉइंट आपको गिवन है वार्डन अलाउंस। वार्डन अलाउंस इज अ फुली टैक्सेबल अलाउंस, इसमें कोई एग्जम्पशन नहीं होती, आपको एक्स्ट्रा इनकम हो रही है। नाउ सेकंड वाली कैटेगरी में फुली टैक्सेबल अलाउंसेस, इसका ये पॉइंट वार्डनशिप अलाउंस फुली टैक्सेबल। आगे चलते हैं डीए। डीए सिंपल है और साथ में एंटर्स भी लिखा हुआ है, तो जो मैंने अब कैलकुलेशंस करनी होगी, एचआरए अगर गिवन है, आरएफए गिवन है, तो डीए एंटर कर रहा है। डीए का अमाउंट है 16830 पर मंथ है, इंटू 12 कर लो, 201960। नेक्स्ट इज द कॉलेज हैज प्रोवाइडेड मिस्टर रहमान अनफर्निश्ड अकोमोडेशन। फेयर रेंटल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू गिवन है, तो मतलब हाउस इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, उसने रेंट पे नहीं लिया हुआ। 4000। ही हैज ऑल्सो प्रोवाइडेड विद द गार्डनर, स्वीपर, वॉचमैन, और उनकी आपको मंथली सैलरीज गिवन है। फिर गिवन है टेलीफोन का पॉइंट डिफरेंट है, यहाँ पर हम पहले कर लेते हैं वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन। अब मैं क्वेश्चन में चेक मैंने कर लिया, ये जो हाउस था इट वाज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर। अब हाउस ओन्ड बाय एम्प्लॉयर अगर है तो फिर हम पॉपुलेशन चेक करते हैं, ये हमने किया था, ठीक है। हाउस इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो है नहीं, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता तो फिर मैंने लाइसेंस फीस जो फेयर रेंटल वैल्यू था वही उठा लेना था। अब अदर एम्प्लॉयज़ का केस है ये, अदर एम्प्लॉयज़ के लिए पॉपुलेशन देखा, तो अब यहाँ से हमें पता लग रहा है 10% ऑफ सैलरी करना है हमें, और अनफर्निश्ड है तो फर्नीचर का कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। अब ये हम 10% ऑफ सैलरी, एंड सैलरी फॉर दिस पर्पज़ ये हमने किया था बेसिक पे, डी एंटर, कमीशन है नहीं, बोनस है नहीं, टैक्सेबल अलाउंसेस जैसे कि वार्डन अलाउंस देखा अभी हमने, वो भी मैं साथ में ऐड करूँगी सैलरी में। 10% हम कर देंगे। बेसिक सैलरी थी 458800, डी सारा का सारा एंटर कर रहा था 18,000, और वार्डन अलाउंस, सॉरी वार्डन अलाउंस वॉज 18,000 एंड डी 21960, तो इसका 10% कर लेंगे, कितना आ रही है। नेक्स्ट चलते हैं, अब इसी पैराग्राफ की लास्ट लाइन लिखी हुई थी, फ्री टेलीफोन हैज़ बीन इंस्टॉल्ड इन हिज हाउस। तो अब फ्री में टेलीफोन लगा, वो भी एक परक्विजिट है। ही यूजेस फोन फॉर बोथ ऑफिशियल एंड पर्सनल पर्पस। तो अगर कोई भी टेलीफोन आपकी, ठीक है, ये स्पेशल पॉइंट है कि अगर आपके टेलीफोन लगा है, बिकॉज टेलीफोन में कितना आपने ऑफिशियल यूज़ किया, कितना पर्सनल यूज़ किया, वो सेग्रीगेट नहीं कर पाते हैं। तो जब भी टेलीफोन फैसिलिटी मिलेगी टू द एम्प्लॉई, चाहे उसने पर्सनल के लिए यूज़ भी करा हो, फुली एग्जाम्प्टेड, हाँ वो भी रहेगी, वो देख लेते हैं ना। उसके बाद देखो गार्डनर का हमने किया था, गार्डनर, स्विमिंग पूल, ये सारा घर के बीच में कॉस्ट में इंक्लूडेड होता है, ठीक है। एक वॉचमैन है और एक स्वीपर है, इनको सैलरीज जो पे कर रहा है एम्प्लॉयर, ठीक है। ऊपर लिखा हुआ था ही हैज बीन प्रोवाइडेड अ गार्डनर, स्वीपर, वॉचमैन हुज मंथली सैलरी आर दिस। इसका मतलब हुआ कि जब उनकी सैलरीज भी एम्प्लॉयर ही पे कर रहा होगा, क्योंकि एम्प्लॉयर का घर है, वो तो रेगुलर आ रहे होंगे एम्प्लॉयर के पास, तो उनकी सैलरी एम्प्लॉयर पे कर रहा है, तो इट मीन्स ये भी एक परक्विजिट है इन दी हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। तो यहाँ पर आप लिखोगे वॉचमैन सैलरी,
जितनी एक्चुअल सैलरी है सारी की सारी टैक्सेबल परक्विजिट बन जाती है। वॉचमैन को दे रहे हैं 650 रुपीज, तो 650 ये थी 500 पर मंथ, तो ये बन गया 6000 जी। नेक्स्ट अब लिखा हुआ है ही स्पेंट 40,000 ऑन अ ऑपरेशन ऑन हिज सन परफॉर्म्ड इन अ हॉस्पिटल इन न्यूयॉर्क। अब न्यूयॉर्क मतलब आउटसाइड इंडिया, आपने उसने अपने सन का ट्रीटमेंट कराया है। Where his son resides, the managing committee of the college, as a special case, reimbursed 30,000 towards the above expenses. RBI allowed foreign exchange to the extent of 25,000. अब देखो यहाँ पर हम लिखते हैं reimbursement of medical expenses outside India. अब उनको reimbursement कितना हुआ 30,000 माइनस जितनी परमिशन आरबीआई ने दी हुई है, एक माइनस एग्जम्प्टेड अप टू फॉरेन एक्सचेंज अलाउड बाय आरबीआई। अगर आपने ये पॉइंट पढ़ना हो, ये भी हमने किया था तब, ये है इट मीन्स जो बाकी का है वो एक्स्ट्रा बेनिफिट हुआ है एम्प्लॉय को, तो वो हम उसकी सैलरी में ऐड करेंगे। उसके बाद ही इज अ मेंबर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अब ये देखो है ही 12%, तो आप यहाँ पर दिखा सकते हो, यहाँ पर लिख लो कि एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, एम्प्लॉयर ने किया कॉन्ट्रीब्यूशन, ही कॉन्ट्रीब्यूट्स लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कॉलेज कॉन्ट्रीब्यूट्स टू पीएफ, कॉलेज भी कर रहा है, तो एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ अमाउंट निकालनी है, तो यू कैन ऑलवेज शो 12% आपकी बेसिक सैलरी, और डीए भी एंटर कर रहा है, कमीशन है नहीं, तो 4,58,800 प्लस 209160, सेम ही एग्जम्प्टेड होगा, तो बाहर तो नीली आना, 12% देख के ही पता लग रहा है। ठीक है जी। अब ये पॉइंट भी देख लो, और लिखा हुआ ही इज अ मेंबर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड मेंटेन बाय द कॉलेज, ही कॉन्ट्रीब्यूट्स 12% ऑफ द सैलरी, वो हमने कर दिया, बट ही कॉन्ट्रीब्यूट्स इट मीन्स ये जाएगा मेरा 80C में, जो खुद कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, और वो 10% ऑफ द बेसिक सैलरी एक एक्स्ट्रा कॉन्ट्रीब्यूशन करता है। देखो पीएफ में इतने पैसे गवर्नमेंट फिक्स करती है कि आपने 12% जैसे डालना ही है, कॉलेज ने फिक्स कर दिया, आप उसके ओवर भी कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है मेरी सैलरी काफ़ी ज़्यादा है, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो आप अपना उसका कंट्रीब्यूशन इंक्रीज कर सकते हो, बट एम्प्लॉयर आपका सेम कंट्रीब्यूट नहीं करेगा आपकी बढ़ी हुई अमाउंट में। आप क्यों कंट्रीब्यूट कर रहे हो? क्योंकि पीएफ पे इंटरेस्ट का रेट बहुत अच्छा होता है, तो लोग ऐसा करते हैं अपनी सैलरी में से एक्स्ट्रा पैसे कटवाते हैं कि पीएफ में डालते जाओ, रिटायरमेंट पे बेनिफिट होगा, आज मुझे ज़रूरत नहीं है। कोई सिंगल पर्सन है, उसका बहुत खर्चा नहीं है, तो अपनी सैलरी में से कटवाता है, बट एम्प्लॉयर कहेगा कि जो आप एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट कर रहे हो मैं कंट्रीब्यूट नहीं करूंगा उसमें। एम्प्लॉय जितना मर्जी कर सकता है, 20% करे, 30 करे, बट जो फिक्स कर दिया हुआ है कि 12 करना है आपने, तो वो भी 12 करेगा, तब आपका जो है प्रोविडेंट फंड का अकाउंट क्रेडिट होता रहता है। ठीक है, इसमें इंटरेस्ट का तो कोई पॉइंट है नहीं, तो आरपीएफ हो गया हमारा। नेक्स्ट आओ जरा, ही वॉज अलॉटेड अ फ्लैट इन अप्रैल 2024 बाय मुंबई हाउसिंग बोर्ड अंडर सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम, तो उसको ये घर मिला था। टू मीट द कॉस्ट ऑफ द हाउस ही बोरोड 1 लाख फ्रॉम द कॉलेज, ठीक है, और कॉलेज से उसने लिया 10.25% के ऊपर उसका इंटरेस्ट लगा। 50,000 उसने हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन से लिया, जिसके ऊपर उसको 8.40 पे करना पड़ा।
एज्यूम SBI का जो रेट था दैट वाज 8.9% ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अब जो उसने लोन लिया हुआ है अलग अलग लोगों से, लोन HDFC से लिया है 5,000 का, इंटरेस्ट उसके ऊपर 1,800 पे करना पड़ा। कॉलेज से लोन लिया हुआ है 10,000 का, जिसके ऊपर जो है उसको 10,000 का भी इंटरेस्ट देना पड़ा। अब देखो, जो एम्प्लॉयर ने उसको लोन दिया वो उसने कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया? 10.25 ये चार्ज किया। SBI क्या कहता है कितना रेट चार्ज हो सकता है मैक्सिमम? उसको कोई फायदा हुआ बैंक से लोन, अपने कॉलेज से लोन लेकर? तो इट मीन्स कोई टैक्सेबल परक्विजिट नहीं आएगा। पिछले सम में हमने देखा था उसको उसके एम्प्लॉयर ने कॉन्सेशनल मतलब कुछ सस्ता दिया था, यहाँ पे तो एम्प्लॉयर उसको और महंगा दे रहा है, तो एक तरह से उसको पहले नुकसान हो रहा है, तो दोबारा से जो है वो टैक्स नहीं पे करेगा। ठीक है, तो जो उसने जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने एम्प्लॉयर को ऑलरेडी हाई पे करा हुआ है, सो कंसेशनल इंटरेस्ट ऑन लोन है ही नहीं। लोन बैंक से लिया होता है वो तो हम यहाँ दिखाएंगे ही नहीं, हम तो देख रहे हैं आपको आपके एम्प्लॉयर ने क्या परक्विजिट्स दिए। तो जैसे ऊपर लिखा हुआ था उसने HDFC से लोन लिया 5,000 का, हमने इसका कुछ नहीं करना। HDFC का अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो तो अपना ही चार्ज करेगा। हमने देखना है आपके एम्प्लॉयर ने आपको सस्ता दिया कि महंगा दिया। तो हमने HDFC वाला तो चेक भी नहीं करना, हमने सिर्फ कॉलेज वाला चेक करना है कि कॉलेज वालों ने आपसे कितना जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसके बाद बेटा नीचे जो है वो 80C का पॉइंट आ जाएगा। अब बस यहाँ पर आप इसका पहले निकालो ग्रॉस सैलरी ऐड करके कितनी बनती है, और इसमें नीचे लिखा हुआ है सैलरी इनकम निकालो अंडर द न्यू टैक्स रिजीम, तो 80C तो होना ही नहीं है।